लोग लाइटली ले लेते हैं। उनको ऐसा लगता है कि चलो ना, हर इंसान को डायबिटीज तो है ही है। तो आप उनको क्या कहेंगे, डायबिटीज को लाइटली क्यों नहीं लेना चाहिए? मैंने देखा है काफी सारे लोग जो मेरे पास आते हैं ना, वो पहले ये कहते हैं खाने के बाद हमारा 200 रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो कुछ आपको अभी कोई सिम्टम्स नहीं दे रहा है, बट वो इंटरनली आपके ऑर्गन के ऊपर इफेक्ट कर रहा है। आज यंग लोगों में भी डायबिटीज देखने को मिल रहा है। मतलब पहले ऐसा था 40-50 के बाद होता था, अभी तो 25 में भी उससे भी यंग एज में हो रहा है। का कारण होता है कि हम नेचर के साथ अलाइन होके नहीं जी रहे हैं। कौन से फूड को अवॉइड करना चाहिए? जो फूड में सीधा शुगर है। मुझे याद है अपने हेल्थ कोच प्रोग्राम, आई थिंक फर्स्ट बैच में आप थे। जो लोग सुन रहे हैं, मे बी वो हाउसवाइफ होंगे, मे बी वो बिजनेसमैन होंगे, कोई स्टूडेंट होंगे, कोई योगा टीचर होंगे, आप उनको जो सोच रहे हैं हेल्थ कोच बनने के बारे में, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? डेफिनेटली करना ही चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा शिफ्ट आता है। जो भी आप कर रहे हो, अगर आपको पक्का पता है कि आपको इसी फील्ड में कुछ ना कुछ करना है, तो हेल्थ कोच डेफिनेटली कीजिए, तो वो आपको एक नया ही बदलाव देगा। मूवमेंट को लेकर आपने क्या देखा है कि लोग क्या गलती करते हैं? ज्यादातर लोग मूवमेंट में दो ही चीज करते हैं, वॉक कर लिया और योग कर लिया, पर जो सही में करना चाहिए ना, वो पता ही नहीं है, तो नहीं करते। और वो है राइस को लेके लोग बहुत डरते हैं। बहुत सारे तो लोग बंद भी कर देते हैं कि राइस तो खाना ही नहीं चाहिए। उनको आप क्या कहते हैं? इंडिया डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, हम सब जानते हैं, और ये तेज़ी से इतना बढ़ रहा है कि मुझे लग रहा है हम खुद का ही रिकॉर्ड खुद ही ब्रेक कर देंगे, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। और इसीलिए हम डायबिटीज़ के ऊपर बहुत सारे अवेयरनेस के वीडियोस पॉडकास्ट लेके आते हैं। मैं एक और पॉडकास्ट डायबिटीज़ के ऊपर लेकर आई हूँ और एक बहुत बड़े एक्सपर्ट के साथ लेकर आई हूँ, जिनका नाम है पन्ना लाठीगरा। और ये एक ऐसे इंसान हैं जो 16 साल से हेल्थ इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। उनका पैशन है कि लोगों को डायबिटीज़ फ्री करना। वो योगा टीचर भी है, लोगों को ये भी सिखाते हैं कि डायबिटीज़ रिवर्स नेचुरली कैसे करना लाइफस्टाइल के माध्यम से, बिना दवाइयों के ऊपर रिलाई किए हुए। और वो एक ऐसे इंसान हैं कि जो 50 की एज में भी एवरेस्ट बेस कैंप कर चुके हैं। येस, शी इज़ अ लाइव एग्जाम्पल, एंड ऑन टॉप ऑफ इट शी इज़ अ सर्टिफाइड हेल्थ कोच। उन्होंने मेरी जो सबसे पहली हेल्थ कोच प्रोग्राम की बैच थी, उसे ज्वाइन किया था, और तब से लेकर अब तक पिछले 3 साल से कंसिस्टेंटली ग्रोथ कर रहे हैं एंड लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। हमने बात करी है कि कैसे आप सिर्फ 3 से 6 महीने के अंदर आपके डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं, कौन सी फूड हैबिट्स, कौन सी ऐसी लाइफस्टाइल हैबिट्स है जो आपको परमानेंटली डायबिटीज़ से दूर रखे, और अगर डायबिटीज़ नहीं है तो उसे ना आने दे। मेक श्योर आप उसे एंड तक ज़रूर देखेगा और उन सभी लोगों के साथ शेयर कर देना जिनको डायबिटीज़ है या जिनको आप प्यार करते हैं। इस पॉडकास्ट को आप एप्पल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई के ऊपर भी ज़रूर सुन सकते हैं। वेलकम टू होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई, प्रेजेंटेड बाय RH सप्लीमेंट्स। वेलकम पन्ना जी, होलिस्टिक हेल्थ पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आपका 16-17 साल का अनुभव है, तो आप हेल्थ फील्ड में इतने बरसों से काम कर रहे हैं। पर तो भी जितने लोगों को डायबिटीज़ है, जो लोग सुन रहे हैं, कुछ लोगों को काफ़ी सालों से होगा, कुछ लोगों को रिसेंटली हुआ होगा, उन लोगों को आप पहले तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि आपको अगर अभी डायबिटिक ज़ोन में आए हो, प्री डायबिटिक ज़ोन में हो, या फिर 20-25 साल पुराना हो, फिर भी आप उसको रिवर्स कर सकते हैं और अच्छी तरह उसको मैनेज कर सकते हैं। वेरी नाइस। टाइप 1, टाइप 2 दो तरह के डायबिटीज़ होते हैं। अब दोनों के बारे में क्या बताएंगे? दोनों को कैसे हम या तो रिवर्स करें या मैनेज करें? टाइप 2 हम रिवर्स कर सकते हैं। तो अगर लाइफ़स्टाइल आप चेंज लाए, खाने-पीने में थोड़ा चेंज लाए, तो टाइप 2 को हम 100% रिवर्स कर ही सकते हैं। टाइप 1 में हम उसको अच्छी तरह मैनेज करेंगे। तो क्या अगर आप लाइफ़स्टाइल में और खाने में बदलाव लाते हो, तो टाइप 2 को जो हमारी इंसुलिन की ऊपर डिपेंडेंसी होती है, वो बहुत कम हो जाएगी। और विदाउट एनी सिम्पटम्स, मतलब कि उसके जो सिम्पटम्स है, बहुत आपको कुछ लो एनर्जी फ़ील होना या मूड स्विंग होना, तो वो कुछ सिम्पटम्स के बगैर भी आप उसमें मैनेज कर पाओगे। टाइप 1 में आप टाइप मैनेज 1 कर में पाए। मैनेज कर पाओगे। वेरी नाइस। हाँ, और टाइप 2 आप
रिवर्स कर सकते हो 100%। और आपने बहुत सारे लोगों के रिवर्स करे हैं। यस, काफ़ी जो काफ़ी मुझे लोगों पता है, के। उसकी बात भी हम करेंगे। हम डाइटरी चेंज क्या करना वो भी बात करेंगे, लाइफस्टाइल में क्या करना चेंज वो भी। और ये एकदम फ्री इन अ वे मास्टर क्लास लोगों को मिल रहा है कि डायबिटीज़ रिवर्सल कैसे करना। आपने आपके अनुभव में जो भी डायबिटीज़ को लेकर देखा है, लोग लाइटली ले लेते हैं। उनको ऐसा लगता है कि चलो ना, हर इंसान को डायबिटीज़ तो है ही है। तो आप उनको क्या कहेंगे, डायबिटीज़ को लाइटली क्यों नहीं लेना चाहिए? मैंने देखा है काफ़ी सारे लोग जो मेरे पास आते हैं ना, वो पहले ये कहते हैं कि खाने के बाद हमारा 200 रहता है। तो मतलब जैसे 200 रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो कुछ आपको अभी कोई सिम्पटम्स नहीं दे रहा है कि वो, हुँ, अगर आपका थोड़ा हाई शुगर है तो कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं दिखा रहा है। हुँ, बट वो इंटरनली आपके ऑर्गन के ऊपर इफ़ेक्ट कर रहा है। हुँ, वो आपके हार्ट के ऊपर, नर्वस सिस्टम के ऊपर, आँखों के ऊपर, किडनी के ऊपर, और जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे ऑर्गन है उसके ऊपर वो असर तो कर ही रहा है हुँ, और उसको डैमेज कर रहा है, क्योंकि जब भी हमारे ब्लड में शुगर ज़्यादा होता है तो कहीं न कहीं तो असर देता ही है। हुँ, तो वो अगर अभी ध्यान नहीं देंगे तो आगे जाके इसमें से कोई भी ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं, और ऐसा कह सकती हूँ कि डेथ तक की भी लोगों को हुँ, प्रॉब्लम आती है। जैसे हुँ, अगर बहुत ज़्यादा हाई शुगर रहता है, 2-3-4 महीने ध्यान ही नहीं देते, तो किडनी फेलियर भी हो जाता है। तो एब्सोल्युटली। बेटर है कि आप अभी इसी वक्त उसके ऊपर ध्यान देके अपनी लाइफस्टाइल को बदल के काम करना शुरू कर दीजिए। आपके ध्यान में कोई ऐसे लोग होंगे, मे बी आपके कोई क्लाइंट्स हो, जिनको बहुत लेट हुआ और आपके पास आए, और आपको लगा कि पहले आ जाना चाहिए था। ऐसा कोई अभी याद आ रहा है फिलहाल, ऐसा कोई केस? अ, है 1-2 केस ऐसे हैं कि जिसको 17-18 साल से शुगर था और हुँ, बहुत ध्यान दिया नहीं, क्योंकि काफ़ी लोग क्या काम में इतने उलझे रहते हैं, तो हुँ, ठीक है, दवाई ले ली, हुँ, फिर 1 लेते हैं, फिर 3 लेते हैं, तो उसमें उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। पर जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं तब वो जगते हैं, हुँ, और तब थोड़ा मुश्किल होता है उन लोगों के लिए, हुँ, क्योंकि बॉडी में इतने सारे कॉम्प्लिकेशन हो चुके होते हैं। तो हुँ, उस टाइम मुझे लगता है कि हाँ, अगर ये पहले थोड़ा, जैसे मैं अपनी ही मम्मी का एग्जांपल दूँ, हुँ, कि उसको भी बहुत साल से था, और जो कहते हैं ना कि एक मेंटल वो होता है, कंडीशन हो गया है कि मुझे तो ये खाना है, ये खाना है, हुँ। तो वो बदल नहीं सकते। तो क्या मुझे फ़ेवरेट था उनका खाना? सभी मिठाइयाँ, मिठाइयाँ। रोटी, चावल, वही सब। हाँ। तो बदलाव नहीं किया, और जैसे उसका एक था कि उसको, अगर मुझे भी कभी लगता है कि अगर उसको ये नॉलेज पहले मिला होता, तो शायद मतलब अच्छी तरह वो ज़्यादा हेल्दी तरीके हुँ। से जी सकते। आई नो, शायद आपने एक बार मुझे सेशन में ये भी बताया था कि आपका वाई, डायबिटीज़ जो आपने पिक यस, किया एज़ अ नीश, आपका वाई भी एक वन ऑफ द रीज़न्स यही था यस, कि ऑफ आपके कोर्स। मम्मी का जो नज़दीक से आपने एक एक्सपीरियंस किया, आप चाहते थे कि लोगों हुँ, को आपको ये इस इश्यू से आप उनको बचा सकें। आज यंग लोगों में भी डायबिटीज़ देखने को मिल रहा है। मतलब पहले ऐसा था 40-50 के बाद होता था, अभी तो 25 मे बी उससे भी यंग एज में हो रहा है। तो वो क्यों इतना बढ़ चुका है? जब भी हमारे शरीर में कोई बीमारी आती है, उसका कारण होता है कि हम नेचर के साथ अलाइन होके नहीं जी रहे हैं। हुँ। ज़्यादातर जो भी नेचर ने बनाया है, जैसे सूर्योदय हुआ, सूर्यास्त हुआ, तो अपनी अगर दिनचर्या उसके साथ अलाइनमेंट में है, तो अपने शरीर में सब कुछ अच्छी तरह चलेगा। हुँ। आप देखिए अभी यंग में लाइफस्टाइल कैसी है, देर रात तक जगना, मोबाइल में स्क्रॉलिंग करना, फिर सुबह लंच के टाइम पे वो लोग उठते हैं, हाँ। तो दिन का पता नहीं है, रात का पता नहीं है। बॉडी कन्फ्यूज़्ड बॉडी है। कंफ्यूज है कि क्या करे, कैसे हुँ, हार्मोन को बैलेंस करे, कैसे सब अंदर संभाले। हुँ, तो और प्रोसेस फूड, जंक फूड, आउटसाइड ईटिंग टू मच, हुँ, और उसके अलावा मूवमेंट नहीं है, बैठे रहते हैं मोबाइल हुँ, लेके। तो ये सब का जो अल्टीमेट एक रिजल्ट मिलता है वो हुँ, है बीमारियाँ। तो कोई भी बीमारी है, मैं ऐसा कहती हूँ कि वो उम्र के साथ जुड़ी हुई नहीं है, हुँ, वो जुड़ी हुई है आपके जीवन शैली में जो गड़बड़ हो रही है उसके साथ। हुँ, तो जितनी गड़बड़ जीवन शैली में होगी, उतनी जल्दी बीमारी आएगी, तो उसका उम्र के साथ कोई लेना देना हुँ, नहीं है। हुँ, तो इसी
की वजह से आजकल युवाओं में ऐसा नहीं है कि सिर्फ डायबिटीज, बहुत सारी बीमारियां जैसे नी पेन हो गया, बैक पेन हो गया, यंग एज में आने लगे हैं। तो उसका भी एक यही कारण है कि जीवन शैली में जो गड़बड़ हो रही है उसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम हुआ है। एब्सोल्युटली, लाइफस्टाइल में जो सर्केडियन रिदम आगे पीछे जो हो चुका है। यस, अगर हम शुरू से शुरू करें, क्योंकि डायबिटीज़ अगर किसी को है, लेट से किसी को प्री डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ है, सालों से है, दवाइयाँ हैं, इंसुलिन है, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस, सबसे पहला बदलाव उनको कौन सा लाना चाहिए हम जब लाइफस्टाइल की बात करते हैं? सबसे पहला बदलाव खाने में, ओके वहाँ से शुरू कर सकते हैं। ओके क्योंकि जो हमारा डाइट है वो ज़्यादातर कार्ब्स लोडेड है। हम ज़्यादा कार्ब्स खाते हैं और इसमें भी अभी तो इतना वो सिंपल कार्ब्स भी इतना जाता है, तो शुगर फ्लक्चुएट होता ही रहता है, तो वो कांस्टेंट अपने पैनक्रियास को एक्टिव रहना पड़ता है। तो सबसे पहले खाने में वो चेंज कर सकते हैं। दूसरा चेंज है मूवमेंट। ओके, सो हम मूवमेंट पे आए उससे पहले हम खाने की बात कर लेते हैं कि फूड में पहले तो क्या नहीं खाना उसकी बात करते हैं, कौन से फूड को अवॉइड करना चाहिए? जो फूड में सीधा शुगर है, मतलब सिंपल जिसको कार्ब्स कहते हैं कि अंदर जाते ही शुगर स्पाइक होता है, ऐसे सारी चीज़ों को बंद करना है। और जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है, मतलब जो भी ग्रेन्स है, अनाज है, उसको हम कम करेंगे, क्योंकि वो भी अल्टीमेटली कन्वर्ट होता है शुगर में। करेक्ट। तो उसको हम अपनी थाली में जैसे देखें तो वो थाली में 75% पोर्शन कवर करता है ज़्यादातर लोगों का। रोटी या राइस। यस, रोटी या राइस। जैसे ब्रेकफास्ट में भाखरी हो गया या फिर पोहा हो गया, लंच में रोटी राइस हो गया, डिनर में भी ऐसा ही कुछ। तो उसको कम करके उसको हम थोड़ा बैलेंस करेंगे प्रोटीन और फाइबर और फैट से। तो अपने आप ही शुगर जो स्पाइक होता है वो राइस होगा, मतलब स्लो रिलीज होगा। तो प्रॉब्लम तुरंत ही वहाँ से सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सो आई थिंक आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्टर बताया कि लोगों को ये लगता है सिर्फ शुगर से डायबिटीज़ होता है। शुगर से नहीं, बट जो बॉडी में जाके शुगर बनता है उससे डायबिटीज़ ज़्यादा हो रहा है। तो जितने भी कार्ब्स, रिफाइंड कार्ब्स या कुछ ऐसे कार्ब्स की जो ओवर ईटिंग में जा रहे हैं, जैसे राइस और रोटी आपने बताया, तो उसकी वजह से थोड़ा शुगर स्पाइक, इंसुलिन स्पाइक कॉन्स्टेंटली होते रहता है। तो एक तो हुआ कि जितना भी रिफाइंड कार्ब्स है, जितना भी शुगर है, उसकी क्वांटिटी को कम करना। उसके अलावा क्या होगा, क्या कम करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए खाने में? ज़्यादातर जैसे कहा कि जो भी आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, केक, पेस्ट्री जैसी चीज़ें हैं, चॉकलेट वगैरह, पैकेट फूड, प्रोसेस फूड, जंक फूड, क्योंकि इन सभी चीज़ों में रिफाइंड शुगर होता है, रिफाइंड सॉल्ट होता है, रिफाइंड फ्लोर होता है और रिफाइंड ऑयल। तो ये 4 आर है ना, वो आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ से हम शुरू कर सकते हैं कि इन सब चीज़ों को कम्प्लीटली अवॉइड कर सकते हैं। जैसे बिस्किट्स भी हो गया, मैंने देखा है काफ़ी लोग डायबिटीज़ है फिर भी ब्रेकफास्ट में चाय के साथ बिस्किट लेते हैं और शाम को 4 बजे भी लेते हैं। तब बिस्किट्स ले रहे हैं, उसको पता ही नहीं है कि इसमें जो चीज़ डाली है वो सभी आपके शुगर के लिए खतरनाक है। एब्सोल्युटली। और लोगों को लगता है वो मासूम सी दिखने वाली बिस्किट क्या बिगाड़ देगी, यस, बट हर रोज की 2-4 बिस्किट जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। और 4 आर जो आपने बताए, रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड सॉल्ट और रिफाइंड शुगर, ऑयल। हाँ। सो वो सारी की सारी चीज़ें जो आर आपने बताए वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही है, और एक साथ जब डाला जाता है एक ही चीज़ में। अच्छा, उसके अलावा अब हम क्या खाने में ऐड करना चाहिए उसकी बात करते हैं। सो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो डायबिटीज़ फ्रेंडली फूड में गिनी जाती है? जैसे सबसे पहले फैट आता है, तो अगर आप फैट वाली कोई भी चीज़ खाते हो तो वो आपके शुगर को बिल्कुल स्पाइक नहीं करती। लोग तो फैट से डरते हैं, उनको क्या कहेंगे? हाँ, वो फैट से डरते क्योंकि शायद उसके पास इतना वो क्लैरिटी नहीं है फूड से रिलेटेड। तो फैट है तो अगर आपको भूख लगे और आप एक मुट्ठी नट्स लेते हो तो आपका शुगर बिल्कुल फ्लक्चुएट नहीं होगा, एकदम स्टेबल रहेगा। दूसरा है फाइबर। फाइबर मतलब जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में रेसा आते हैं वो फाइबर है। तो वो भी जैसे आप लोगे, तो अगर आप बिना फाइबर के कार्ब्स लोगे, कोई भी फॉर एग्जांपल आपने रोटी ली पर उसके साथ अगर आपने अच्छी तरह सब्जी ली तो वो आपके शुगर को बैलेंस करने में हेल्प करेगा। और तीसरा है प्रोटीन। तो फैट, फाइबर और प्रोटीन
आपके शुगर को स्टेबल रखने में बहुत ही हेल्प करेगा। मतलब आपका जो अनाज है उसको आपको कवर करना है ये तीनों चीज़ों से, और जब उसको कवर करके अंदर आप डालते हो तो वो शुगर को बिल्कुल स्टेबल रखने में हेल्प करेगा। वेरी ट्रू। सो फैट, फाइबर और प्रोटीन। फैट के लिए आपने बताया कि चना या रोस्टेड सिंग ऐसा कुछ ले सकते हैं, उसके अलावा क्या सोर्सेज हो फैट सकते में नट्स, सीड्स वगैरह फैट, हैं? काऊ घी और कोल्ड प्रेस ऑयल जो करेक्ट। हम खाने में यूज़ करते हैं। फिर प्रोटीन में जो भी है दाल, पल्सेस है, टोफू है, पनीर है वगैरह, जो प्रोटीन के सोर्सेस है उसको आप ऐड कर सकते हो। और लास्ट में फाइबर में अच्छी तरह वेजिटेबल्स को आप ऐड कर सकते हो। करेक्ट। आप अपने जो भी डायबिटिक क्लाइंट्स होते हैं, प्रोटीन वेजिटेरियन डाइट में हम जानते हैं कि बहुत कम पड़ता है, उनको आप वे आइसोलेट या ऐसा कुछ रेकमेंड भी करते हैं? हाँ, करती हूँ। ज़्यादातर लोगों को प्रोटीन की दिक्कत होती ही है, तो प्रोटीन पाउडर में उसको एक नॉट कंपल्सरी बट कन्वीनियंट, इट इज़ अ कन्वीनियंट कि जब भी उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो वो ले लेते हैं। तो और ज़्यादातर मैंने देखा है कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का हम अगर टोटल कैलकुलेट करें तो वो प्रोटीन ओवरऑल कम ही होता है। तो बेटर है कि अगर वो सप्लीमेंट करते हैं तो उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। राइस को लेके लोग बहुत डरते हैं, तो बहुत सारे तो लोग बंद भी कर देते हैं कि राइस तो खाना ही नहीं चाहिए, उनको आप क्या कहते हैं? राइस प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उसकी क्वांटिटी है। मतलब अगर बहुत ज़्यादा राइस आप खा रहे हो तो शुगर स्पाइक 100% होगा। बट अगर उसको आप अच्छी तरह कंबाइन करके खाते हो, तो अगर आप सब्जी के साथ और दाल के साथ थोड़ा दही ले लिया और राइस की क्वांटिटी है वो 1/4 अगर मील में रही तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं करता। तो प्रॉब्लम राइस नहीं है, उसकी जो मात्रा है, उसकी जो क्वांटिटी है वो है। करेक्ट। सो उसकी क्वांटिटी 1/4 थाली की 1/4 साइज रखना, और दूसरा उसके साथ आपने जो फैट, फाइबर, प्रोटीन बोला वो अगर ऐड कर देते हैं तो राइस प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। आपने कोई ऐसी, इतने अनुभव आपका क्योंकि है, तो कोई ऐसी गलती देखी जो सबसे कॉमनली आपने देखा होगा डायबिटीज क्लाइंट्स में? यस, वो है फ्रीक्वेंट ईटिंग। वो कांस्टेंट खाते रहते हैं, तो उसके कारण क्या होता है कि जो शुगर स्पाइक फ्रीक्वेंटली होता रहता है और इंसुलिन एक्टिव रहता है, मतलब वो सतत उसको काम करना पड़ता है। तो शायद इसी वजह से पेनक्रियास थक जाता है और प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ता जाता है। तो फ्रीक्वेंट ईटिंग मुझे लगता है कि लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं शुगर तो पे। फिर कितना खाना चाहिए दिन में, कितने मील होने चाहिए या कौन से समय पे लेने चाहिए? ज़्यादातर 3 मील परफेक्ट है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। बट कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी लोगों के लंच और डिनर के बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है, तो एक शाम का नाश्ता हम वहाँ दे सकते हैं। ओके। तो 4 मील इनफ है, बट 3 मील के बीच में 3 साढ़े 3 घंटे का अगर गैप रहे तो सबसे अच्छा है। ओके। और उसमें भी एक गलती मैंने भी अपने प्रैक्टिस में ये देखी है कि जब भी किसी को पूछे आप लंच कितने बजे लेते हैं, तो कभी 1 बजे लेते हैं, कभी 4 बजे लेते हैं, कभी यस, स्किप करके चाय पी लेते हैं। यस। तो ये मील स्किप करना, उनको लगता है कि वज़न कम हो जाएगा, हमारा डायबिटीज़ है तो उसमें हेल्प मिल जाएगा। ये भी एक मिथ है। हाँ, ये भी एक मीथ है। अगर आप मील स्किप करते हो तो आपके शरीर में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, तो एक वो फिक्स टाइम पे HCl रिलीज करता है, एंजाइम रिलीज करता है और जूसेस, जो डाइजेस्टिव जूसेस है वो रिलीज करता है, वो तैयार है कुछ आए तो उसको पचाने। अगर बहुत लंबा गैप देते हैं या टाइमिंग का गड़बड़ करते रहते हैं तो वो क्लॉक है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो बेटर है कि जो भी आपका टाइमिंग है उसको फिक्स रखिए और करेक्ट। उस हिसाब से अगर आप लोगे तो आपके बॉडी की जो साइकिल है वो सही तरह से चलती रहेगी। ओके, ठीक है। सो एक वाइट चीज़ की हमने राइस की बात करी, दूसरी एक वाइट चीज़ है मिल्क। यस, आप रेकमेंड करते हैं आपके क्लाइंट्स को कि मिल्क ले सकते हैं डायबिटीज़ में? ज़्यादातर अवॉइड करें तो अच्छा है। बट अगर कोई ऐसा है कि उसको बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है छोड़ना, तो उसको मैं ज़्यादा चाय में भी कम आप डालो, मतलब क्वांटिटी बहुत कम कर दो या फिर उसको रिप्लेस करो कोकोनट मिल्क और आलमंड मिल्क से। ओके। और अगर लेट्स से कोई दूर नहीं कर सकता, मिल्क लेना ही है एनिमल मिल्क, तो भी उनका डायबिटीज़ रिवर्स होते हुए देखा है आपने? हाँ, देखा है।
ए Okay. टू काउ मिल्क मैं सजेस्ट करती हूँ हम्म कि जो पहले के ज़माने में लोग लेते थे, हम्म जैसे अभी जो प्रेस्चराइज आता है हम्म वो नहीं, बट जो नेचुरल A2 गिर का या देसी गाय का लेते हैं, हम्म तो वो अगर थोड़ी कम क्वांटिटी में लेते हैं तो देखा है मैंने, रिवर्स हो गया है काफ़ी लोगों का। एब्सोल्युटली यस। करेक्ट। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि एक उमंग भाई करके है, हम्म उसका HbA1c 9.8 था जब वो मेरे पास आए थे, हम्म और उसका फास्टिंग 300 था। वाह 300 और मतलब बहुत ज्यादा यस, था, और हाँ। आफ्टर मील 400, हम्म और उसकी एज 37-38 अराउंड थी। हम्म बट उसने सब चेंज किया, मे बी थोड़ी चाय लेते थे, हम्म थोड़ी A2 काउ मिल्क की, हम्म बट उसने विद इन 6 मंथ HbA1c 5.3 कर दिया। वाह, मतलब 9 था, वहां से 5.3 यस 6 महीने के अंदर पहुंच गए। यस और वो भी ऐसा नहीं कि कम्प्लीटली मिल्क उन्होंने छोड़ दिया। यस यस 37 38 की एज थी, तो आई थिंक एज ने भी थोड़ा सपोर्ट दे दिया। दिया दिया। और कितने समय से था उनको डायबिटीज अप्रोक्सीमेटली? शायद 3-4 साल से तीन था, चार हाँ। साल से था। और उसका फास्टिंग 94, और हम्म आफ्टर मील भी उसका 120-130 के अराउंड एकदम रहता। आइडियल रेंज में एकदम वो आ आइडियल गए। रेंज, एकदम आइडियल परफेक्ट। रेंज। और लोगों को अगर ना पता हो तो आप उनको ये भी बताइए कि आइडियल रेंज क्या होती है। जैसे HbA1c कितना होना चाहिए, फास्टिंग और पोस्ट प्रेंडियल कितना होना चाहिए, तो वो रेगुलरली ब्लड रिपोर्ट भी करवाए। यस, HbA1c हमारा 5.8 से नीचे होना चाहिए नॉर्मल रेंज में। हम्म 5.8 टू 6.4 के बीच में अगर आता है तो प्री डायबिटिक जोन है, हम्म और 6.4 के ऊपर आता है तो डायबिटिक जोन में है आप। हम्म और फास्टिंग हमारा 100 से नीचे होना चाहिए, और आफ्टर मील PPBS 140 के नीचे होना चाहिए। परफेक्ट। सो अब ब्लड रिपोर्ट रेगुलर बेसिस पे वो चेक करे, ताकि उनको भी पता चले कि यस, मेरा हर 6 महीने में पता होना चाहिए। स्पेशली अगर एज एक सर्टन उम्र 35 से ऊपर है तो ज़रूर करवाना यस। चाहिए। इसमें मैं कहूँगी मेरे काफ़ी जो डायबिटिक के क्लाइंट है वो योगा स्टूडेंट भी है, हम्म वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो जब भी मैं उसको पूछती हूँ कि आपने रिपोर्ट करवाई है 3 महीने होने के बाद, नहीं कल करवा लेंगे मैम। हाँ मतलब लोग उसको इतना सीरियसली नहीं लेते कि करेक्ट। मैंने जो मेहनत की उसका मुझे क्या रिजल्ट मिला, ताकि मैं और अच्छे से काम कर सकूं। तो उसको पोस्टपोन करते रहते, कल कराते हैं कल कराते हैं। बट अगर आपके पास रिपोर्ट है सामने तो आपको पता चले कि हम्म आप यहाँ से यहाँ तक पहुंचे, तो अब आगे भी आपको जाना है। बिल्कुल। इट इज़ लाइक कि माँ बाप होते हैं, बच्चे के पीछे क्यों पड़े रहते हैं कि बेटा अच्छे से पढ़ाई करना, सिंसियरिटी होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, टाइम पे उठो, टाइम पे सो जाओ। वो इसीलिए बोलते हैं माँ बाप, क्योंकि उनको पता है कि उससे बच्चा सफल होगा। बट यस बच्चा लाइटली ले रहा है क्योंकि उसको लग रहा है क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे तो सारे दोस्त वही कर रहे हैं। तो आई थिंक ये क्लाइंट और कोच का रिश्ता यही होता है कि यस कोच माँ बाप बन जाते हैं और चाहते हैं कि आप हर 3 महीने प्लीज़ रिपोर्ट, हर छः करेक्ट। महीने पे एटलीस्ट करवाओ। बट अगर वो बच्चा समझ जाए कि नहीं मेरे लिए बता रहे हैं, तो बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। यस यस, डेफिनेटली। और ज़्यादातर लोगों को तो डायबिटीज़ भी तब पता चलता है कि मुझे डायबिटीज़ है कि किसी इंश्योरेंस का चेकअप करवा लिया। काफी लोगों को। और बाद में पता, कितने में भी 5 साल के बाद पता चलता है क्योंकि मुझे डायबिटीज़ है, इसीलिए मुझे कभी कभी यूरिन पास करते हैं और वहाँ पर चींटियाँ आ जाती है बाथरूम में, तब पता चलता है कि ओके ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि डायबिटीज़ है। बहुत हम्म लेट हो जाता है और पता चलता है। हम्म आपने गेहूँ, आपने रोटी के बारे में बताया, तो गेहूं को लेकर आपका क्या कहना होता है सबको, आपके क्लाइंट्स को? गेहूं आप बंद करवाते हैं? करवाती हूँ, हम्म ज़्यादातर कहती हूँ कि आप इसको रिप्लेस कीजिए मिलेट से। हम्म बट काफ़ी बार ऐसा होता है कि लोगों को हर बार वो पॉसिबल नहीं होता, कहीं करेक्ट। बाहर जाते हैं, कहीं कुछ ना कुछ ऐसा फंक्शन वगैरह होता है, तो मैं हम्म उसको कहती हूँ कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन है कि आपको मैदा या गेहूं खाना ही पड़े, तो हम्म उसको अच्छी तरह वेजिटेबल के साथ कंबाइन करके, प्रोटीन के साथ कंबाइन करके उसकी मात्रा को कम कर दीजिए, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। बट करेक्ट। ज़्यादातर 99% में कहती हूँ कि आप गेहूं को बंद कर दीजिए तो फास्ट रिजल्ट मिलेगा। करेक्ट। बट तो भी आप ये बता रहे हैं फ्लेक्सिबल है आप, ऐसा नहीं कि कंप्लीटली बंद कर दीजिए। यस अगर यस, हो सके तो जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि हम्म वो ग्लूटेन है और वो इन्फ्लेमेशन क्रिएट इन्फ्लेमेशन करेगा। क्रिएट करता है। यस सो यस। अगर कर सकते हैं, नथिंग लाइक इट। अगर गेहूं बंद करे तो फिर क्या ले? गेहूं बंद करे तो चावल, राइस, हम्म और मिलेट्स में रागी है, ज्वार है, बाजरा है, हम्म फिर राजगिरा है। तो हम्म जितने सारे अपने मिलेट्स है, उसको उसकी रोटी या फिर उसको ऐसे ही वो अनाज के फॉर्म में ले सकते हैं।
परफेक्ट, लवली। अब हम मूवमेंट के ऊपर आते हैं। हमने फूड के ऊपर काफ़ी चेंजेस की बात करी। मूवमेंट को लेकर आपने क्या देखा है कि लोग क्या गलती करते हैं और क्या करना चाहिए ताकि रिवर्स हो सके डायबिटीज़? ज़्यादातर लोग मूवमेंट में 2 ही चीज़ करते हैं, हम्म। वॉक कर लिया और योग कर लिया। वॉक और योग। यस। तो 99% लोग यही करते हैं। हम्म। पर जो सही में करना चाहिए ना, वो पता ही नहीं है तो नहीं करते, और वो है करेक्ट। मसल स्ट्रेंथनिंग। हम्म। तो वॉक अच्छा है, ज़रूरी है, करना भी चाहिए, हम्म। बट सिर्फ वॉक से रिजल्ट नहीं मिलेगा। हम्म। दूसरा, योग भी अच्छी चीज़ है, वो भी करनी ही चाहिए। मैं खुद योग टीचर हूँ पिछले 15 साल से, बट मैं भी सबको कहती हूँ कि आपको अपने मसल्स को स्ट्रेंथन करना ही पड़ेगा, तभी जाके आपको वो रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि आपके जो मसल्स है वो आपके शुगर को एब्जॉर्ब करते हैं, इट्स लाइक अ स्पॉन्ज। तो उस तरह से काम करते हैं। तो जितने आपके मसल्स अच्छे बनेंगे, मतलब उसको जितना आप बिल्ड करोगे, बनाओगे, उतना आप अपने शुगर को अच्छी तरह मैनेज कर पाओगे। और योग में क्या होता है कि जो इंटरनल ऑर्गन है हमारे, जैसे हमारा पेनक्रियास है, तो वो भी अल्टीमेटली एक मसल्स का बना है। तो जब हम योगासन में कुछ आसन, ऐसे मंडूकासन हो गया, सूर्य नमस्कार हो गया, भुजंगासन हो गया, तो उसमें हम उसको स्ट्रेच करते हैं। तो वो मसल्स के ऊपर एक स्ट्रेचिंग आता है, फिर एक दबाव आता है, तो वो भी स्ट्रेंथन होते हैं। तो एज जब हमारी बढ़ती है तो सारे हमारे मसल्स थोड़े वीक होते हैं, जाते हैं। उसी तरह से इंटरनल ऑर्गन भी थोड़े वीक होते हैं, तो उसकी कार्यक्षमता थोड़ी कम होती है। तो अगर योग का कॉम्बिनेशन करे तो वो जो इंटरनल ऑर्गन के ऊपर सीधा असर आएगा, तो वो स्ट्रेंथन होंगे। पर जो ओवरऑल बॉडी में 600 प्लस मसल्स है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए उसको थोड़ा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या फिर उसको वेट लिफ्ट करना पड़ेगा। ब्यूटिफुली सेड। क्योंकि आप योग टीचर है खुद इतने सालों से, तो बहुत ही कम योग टीचर को मैंने देखा हुआ है कि वो वेट ट्रेनिंग को सजेस्ट करे, और वो भी इतने साइंटिफिक तरीके से, इतना फोर्स देके। और आप खुद भी करते हैं। आप Yes. सबको पहले तो आपकी एज बताइए। जरूरी है। आई एम श्योर, अगर आप चाहें, क्योंकि आई एम श्योर लोग गेस नहीं। 50 मेरा रनिंग है अभी। सो आप बिल्कुल 50 के लगते नहीं हैं। आई एम श्योर Thank you सभी so अग्री much. करेंगे। और आप मेरे साथ एवरेस्ट बेस कैंप भी चढ़े हैं, माउंट आबू के भी ट्रैक्स करे हैं। Yes. आपने सारे के सारे एडवेंचर, शायद हम बंजी भी करेंगे कभी फ्यूचर में, स्काई डाइविंग वगैरह। Definitely. बट आई एम श्योर कि आप 50 की एज पे अगर एवरेस्ट बेस कैंप कर सकते हो, मुझे पक्का भरोसा है कि आपको देखकर बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिल सकता है, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मुझे याद है ऑलमोस्ट 50 का जो भी हमारा ग्रुप था, उसमें बहुत कम फीमेल्स है। मेल्स तो थे ही, बट फीमेल तो बहुत ही कम थे जो बिना किसी सपोर्ट के, बिना घोड़े के सपोर्ट के, बिना किसी हाथ के सपोर्ट के, खुद के दम पे चढ़ के आए हो। और आपने, एज फार एज आई रिमेंबर, आपने कोई घोड़ा नहीं लिया था। नहीं लिया था, लास्ट तक आपने घोड़ा नहीं लिया था। और आप इवन जो लास्ट वाला पड़ाव होता है एवरेस्ट बेस कैंप का, जिसमें आपको वो बस दिख रहा है पत्थर है, वहाँ पर जाना है, और माइंड कहता है नहीं इतना चलेगा, मैं वापस चला जाऊँ, पर तो भी आपने वो क्रॉस किया बिना कोई घोड़ा। यस। तो वो बहुत मुश्किल है, और आप प्रूव करते हैं आपकी फिटनेस से कि अगर आप कर सकते हैं तो आप एक रोल मॉडल की तरह, यू आर टेलिंग एवरीबडी दे शुड आल्सो डू इट। यस, डेफिनेटली कोई भी कर सकता है। सिर्फ आपको थोड़ा काम रोज करना है, बस अपने शरीर पे। अब मैं ज़रूर चाहूँगी आप सबको ये भी बताएं एवरेस्ट बेस कैंप का एक्सपीरियंस। क्योंकि 50-year-old फीमेल, पहले तो ये सोचना। तो आपको क्या हुआ कि आपने 2024 में आपने आई थिंक किया था, है ना, पहली बार जब हम गए थे, पहली ट्रिप आपने। सो क्या आपका एक्सपीरियंस था और क्यों आपने ये सोचा? मतलब अमेजिंग। अभी भी सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि हर बार करना है। बट कई बार सिचुएशन ऐसी नहीं होती कि आ सकते हैं। बट उस टाइम तो एक साथ नक्की ही था, मन में पूरा डिसीजन लिया था कि फाइनल करना ही है। और लास्ट में जब जो लास्ट वाला डेस्टिनेशन था वो डिफिकल्ट ही था। मतलब एक बार मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं घोड़ा लूंगी पहले से ही, इसीलिए सर ने मुझे पूछा भी था कि पन्ना जी नहीं, क्योंकि मेरा नक्की था मेरे को करना है। और जब वो आपने जैसे कहा कि दिखा कि लास्ट वाला डेस्टिनेशन, फिर वो जो चल के आए थे ना, अभी इतना भी 10 कदम भी मुश्किल था, तो वो दूर देख के ऐसा लगता था कि
शरीर ने तो जवाब दे दिया था, हाँ मन ने कहा कि नहीं, अब यहाँ तक आए हैं तो पूरा करके जाना है, हाँ, और वो फिर कर दिया, हो वो गया। आपने बहुत आसानी तो से वो कर तो अभी भी याद करती हूँ तो रोंगटे खड़े गूज हो जाते हैं। वेरी ट्रू। और आपके साथ अनीता गुप्ता जी थे, यस, तो सुपर। 65 की एज और मेरे में। इंस्पिरेशन वो थे, वो आगे थे, मैं हाँ पीछे पीछे जा रही थी। क्या बात है। उनके साथ भी जब मैंने पॉडकास्ट किया, उनको भी मैंने पूछा था यही कि क्या उनका मोटिवेशन, तो उन्होंने बिना घोड़े मतलब यस, 65 की एज में भी क्या संभव है। तो आप दोनों बहुत बड़े इंस्पिरेशन है सबके लिए, और ये स्ट्रेंथ है तो ही हो सकता है। आप भी रेगुलरली वेट ट्रेन करते हैं ना? हाँ, मैं जैसे वो बॉडी वेट एक्सरसाइज होती है ना, स्क्वाट हो गया, लंजिस हो गए, प्लैंक करना, वो सब मैं करती हूँ ज़्यादातर। मेरे क्योंकि मेरे को क्या उसको योग क्लास में कंबाइन करके रखना पड़ता है। करेक्ट तो करेक्ट। 25 मिनट्स में वो एक्सरसाइज करती हूँ, बॉडी वेट एक्सरसाइज। फिर सूर्य नमस्कार के 10 राउंड्स रोज आते हैं। फिर आसन आते हैं 8 से 10, और लास्ट में प्राणायाम 20 मिनट्स। तो मेरा जो पूरा क्लास होता है ना, वो इस तरह से बना हुआ होता है। उसका फॉर्मेट ही मैंने अलग तरीके से बनाया है, तो जिसमें मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को इम्पोर्टेंस दिया है। सो अगर कोई आपके योगा क्लासेस भी कर रहे हैं तो वो वेट ट्रेनिंग भी साथ हो में इन जाता अ वे है, हो हाँ, जाता हो है, जाता और है। वो भी यस, बिना कोई ज्यादा इक्विपमेंट्स के हो जाता है, यस, इजीली यस, हो यस। जाता है। जैसे मेरे ब्यूटीफुल। क्लास में जो आते हैं ना, जैसे एक ही बैच में वो 60 उठक बैठक करते हैं, सिटअप्स 60 तक कर लेते हैं, 60-70 तक। वेरी और नाइस। मेरा भी वीक में 3 बार तो 100, 150 तक पहुंच जाता है, क्योंकि मैं 2 बैच लेती हूँ। हाँ, आपका खुद का तो फायदा सबसे पहले होता यस। है। वेरी नाइस, लवली। वेट ट्रेनिंग आप जनरली कितना, 3 दिन रेकमेंड करेंगे सबको जो लोग शुरू कर रहे हैं वो? हाँ, डेफिनेटली 3 दिन तो कम से कम करना चाहिए, कम से कम वीक में। ओके। और और योग रोज कर सकते हो, योग और प्राणायाम आधा घंटा भी दे दो, आधा पौना घंटा भी दिन में दो। और वॉक आप एवरेज 5000 स्टेप लेके तो चलो ही चलो, उसमें धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हो। और स्पेशली वॉक, जिन लोगों को शुगर है उनको तीनों मील, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, वो खत्म हो जाए उसके बाद आधे घंटे बैठना है। फिर आधे घंटे बाद उसको एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स, 15 मिनट चलना है। तो उसमें वो चल सकते हैं, या फिर वो काफ रेस कर सकते हैं, या कोई भी मूवमेंट अगर कर ले तो उसका ब्लड शुगर तुरंत ही कम हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा हैक है जो ब्लड शुगर को मैनेज करने में लोगों को बहुत मदद करता है। और मैंने देखा है कि मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं और मेरे जो क्लाइंट है, उसका मैं एवरीडे ये बात के लिए उन लोगों को कांस्टेंट कहती रहती हूँ कि आप इसको विदाउट फेल करो, कुछ भी करके ये आदत तो आपकी हो ही जानी चाहिए, रूटीन में होनी ही रूटीन चाहिए। में हो ही जानी चाहिए। वेरी नाइस। स्टेप्स में आप आइडियली 5,000 तो मिनिमम, बट आइडियल कोई है कि इतना तो आप हिट करो ही करो? वैसे 10,000 होते हैं आइडियल, बट सबकी वो कैपेसिटी नहीं होती है शायद। तो मैं सबको कहती हूँ कि अगर कुछ भी ना कर पड़ो तो 5,000 तक तो पहुंच ही जाओ। ओके, परफेक्ट। सो 5,000 का टारगेट रखिए, हाँ, फिर टारगेट जितना रखते होता हैं, है वो फिर बोनस जितना है। होता है। काफी जो लोग हैं वो ज्यादातर 8,000, 9,000, 10,000 कर ही देते हैं। ओके, बढ़िया। हाँ, बट किसी की एज अगर ज़्यादा है, नी प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को फिर मैं बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करती। उन लोगों को इतना कहती हूँ कि तीनों मील के बाद तो आप चल ही लो। करेक्ट, वेरी नाइस। एंड मुझे पता है ये वॉक बहुत 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 इफेक्टिव मैजिकल है। रिजल्ट्स देता है। मेरे मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि वेट ट्रेनिंग के साथ वॉक अगर एक बहुत परफेक्ट कॉम्बिनेशन जुड़ जाए तो नथिंग कैन स्टॉप देम। अगर वॉक में सिर्फ ऐसा नहीं है कि शुगर ही बैलेंस होता है। अगर कोई वॉक रेगुलरली ऐसे तीनों मील के बाद करता है तो 3 उसको फायदे होते हैं। शुगर तो उसका बैलेंस होता ही है, बट साथ में उसका वेट लॉस भी होता है। बेली, स्पेशली बेली एरिया में जो वेट है वो जाता है। और तीसरा, डाइजेशन इम्प्रूव होता है, पाचन बहुत अच्छा हो जाता है। वेरी तो ये ट्रू। तीनों फायदे अच्छी तरह मिलते हैं उन लोगों को। गुड। और उसमें कुछ ज्यादा वक्त भी नहीं देना है आपको, सिर्फ 10 हाँ, मिनट पोस्ट मील देना और है। ये सब मुझे लगता है कि आदत की बात है। जैसे कोई भी आदत आपको अब तक गलत पड़ चुकी है, तो अगर आप कुछ नई आदत डालोगे तो वो धीरे धीरे आपके रूटीन में आ जाएगी, तो फिर उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। शुरू शुरू में भी याद करने में दिक्कत आए, बट जैसे जैसे आप करते जाओगे, तो जैसे अभी मेरे को भी आदत पड़ गई है, तो डिनर खत्म हुआ, बैठे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, तो चलते चलते, तो वो एक आदत हाँ, पड़ जाती एक आदत हैबिट पड़ करेक्ट गई है। करेक्ट। आपको अगर कोई योगासन बताने हो जो डायबिटीज के लिए एकदम बेस्ट योगासन है, तो वो कौन कौन से, मे बी टॉप 3 या 5?
तो सबसे पहले मंडूकासन आता है, भुजंगासन आता है, फिर पश्चिमोत्तानासन, जानुसेरासन और सूर्य नमस्कार इज द बेस्ट। ऑसम। सो ये 5 अगर कोई हाँ, करते हैं रेगुलर बेसिस के ऊपर यस, तो डायबिटीज में बहुत फायदा देता है। बहुत फायदा होता है। और कपालभाति और अनुलोम विलोम, हम्म क्योंकि कपालभाति एक ऐसी क्रिया है, वैसे वो प्राणायाम नहीं है पर एक क्रिया है, हम्म बट उसको प्राणायाम में इसीलिए डाला है कि जिसकी वजह से आप उसको डेली करो। हम्म तो वो क्या होता है कि जब आप कपालभाति करते हो तो पेट को अंदर बार करते हो, तो वो जो इंटरनल जितने भी ऑर्गन है उसको एक एक्सरसाइज मिलती है। हम्म तो अगर आपके पेनक्रियास को डेली वो एक्सरसाइज मिलेगी, इससे मैंने देखा है कि बहुत ही इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है शुगर में। तो एक तो वो, और दूसरा अनुलोम विलोम, बिकॉज जब अनुलोम विलोम करता है तो आप ब्रीदिंग पे ध्यान देते हो, तो सीधा ही वो आपकी नर्वस सिस्टम पे असर करेगा, आपके थॉट्स को कम करेगा, ओवर थिंकिंग कम करेगा। तो उस सब की वजह से अल्टीमेटली आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो तुरंत कम होगा। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं वो बहुत ही हेल्प करती है डायबिटीज़ को रिवर्स करने में। वेरी नाइस। आपने एक स्ट्रेस बोला, तो अब हम फूड और मूवमेंट से अगर अलग बात करें, लाइफस्टाइल में और कौन से फैक्टर्स है जो उनको ख्याल रखने चाहिए? एक तो स्लीप है, और दूसरा है स्ट्रेस, मतलब इमोशनल अगर कोई स्टेबल नहीं है, मन शांत नहीं है, तो उसका शुगर फ्लक्चुएट होता है। तो सबसे पहले तो स्लीप पे अगर बात करें तो स्लीप में अगर रात की स्लीप अच्छी नहीं है, बार बार उठते रहते हैं, या फिर डिस्टर्ब है, लेट नाइट तक जगते हैं और सुबह लेट उठते हैं, तो पूरा जो साइकिल है ज़्यादातर वो होना चाहिए नेचर के साथ अलाइन, तो वो नहीं है। तो उसकी वजह से रात में हमारे ज़्यादातर हार्मोन बैलेंस होते हैं। तो शुगर को जो मैनेज करता है वो है हमारा इंसुलिन, वो एक हार्मोन है। तो हार्मोन भी एक दूसरे से साथ कनेक्टेड है, अगर एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है, तो वो फ्लक्चुएट होता रहता है। तो अगर रात की स्लीप अच्छी नहीं है तो हार्मोन बैलेंस में नहीं रहेंगे, तो वो शुगर को ट्रिगर कर सकते हैं, तो वो भी इफेक्ट उसका भी आएगा। करेक्ट। और स्ट्रेस की बात कीजिए तो स्ट्रेस में कोर्टिजोल हार्मोन हमारा अप रहता है। तो कोर्टिजोल अप है तो अगेन हार्मोन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो दूसरे हार्मोन भी डाउन होंगे, उसमें थायरोक्सिन है, इंसुलिन है, तो वो फ्लक्चुएशन के कारण भी जितना स्ट्रेस ज़्यादा उतना शुगर मैनेजमेंट डिफिकल्ट। सो स्ट्रेस और स्लीप, ये दोनों को अगर मैनेज करें, और डाइट और मूवमेंट, तो ये चारों को अगर एक साथ किया जाए तो आई एम श्योर कि वो कोई भी डिफिकल्ट केस क्यों ना हो, डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। यस यस यस। ऐसी और कोई कहानी है जो आप बताना चाहेंगे किसी की भी जो डायबिटीज़ रिवर्सल में आपने देखा हो? यस, बहुत कहानी है। जैसे मेरे एक क्लाइंट है हर्षाबेन करके, उसका 8.8 था HbA1c, वो अभी 6 पे आ गया है, और वो बहुत एफर्ट्स डाल चुके थे, पर उसका वो HbA1c कम नहीं हो रहा था। पिछले अराउंड 8 महीने से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे योग क्लास में भी आ रहे हैं। शुरू में उसको थोड़ा सर्वाइकल का भी प्रॉब्लम था, तो प्लैंक भी नहीं कर सकते थे। अभी वो 2 मिनट तक प्लैंक कर सकते हैं मेरे साथ। क्या बात है। वाह। और क्या एज होगी उनकी? 57। वाह, 57 की एज में अगर 2 मिनट का प्लैंक हो रहा है तो Yes. बहुत बढ़िया है। और उसने जब शुरू किया तब बहुत कंफ्यूज थे कि मेरा कैसे होगा, मेरे को ये तकलीफ है वो तकलीफ है। मैंने सिर्फ एक ही चीज़ की, शुरू करो, आप शुरू करो, हो जाएगा। और आज भी मेरे साथ है। अभी उसका HbA1c में, जैसे मैंने कहा, 6 पे आ गया है। अभी हमारा टारगेट है कि 6 के अंदर। और उसका ऐसे को फास्टिंग आफ्टर मील सब जो पहले रेंज में था वो सब आ गया है, और वो बहुत खुश है। और हर बार कहते हैं कि आपसे मिल के मेरी पूरी, मतलब हेल्थ तो चेंज हो ही गई है, पर मेंटल हेल्थ भी बहुत चेंज हो गई है। वेरी नाइस, दैट्स ब्यूटीफुल। आपने इवन कोई ऐसे पतले लोगों को देखा होगा जिनको डायबिटीज है? हाँ, होते हैं। जैसे कहा कि डायबिटीज से ये पतले या मोटे के अलावा वो लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है। तो अगर किसी की लाइफस्टाइल खराब है या किसी का जो खाना पीना है, मूवमेंट है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको भी डायबिटीज आ सकता है। तो मतलब ऐसा ना मान लीजिए कि मेरा तो वजन एकदम बराबर है तो Yes, रिपोर्ट करवाने definitely. की जरूरत और नहीं। काफी लोगों को तो वेट भी लूज हो जाता है अचानक से, तो भी वो लोग रिपोर्ट नहीं करवाते। काफी बार शुगर की वजह से भी वेट लूज होता है। करेक्ट।
बहुत Correct. ज़्यादा अगर बढ़ जाता है तो लोगों का अचानक से 5-6 किलो अनहेल्दी वेट वेट लॉस, हाँ. लूज हो जाता है, तो भी वो लोग इग्नोर करते हैं और चेक नहीं कराते, तो वो बहुत ज़रूरी है अवेयरनेस लाने की। अगर आपका अचानक से कोई कारण के बिना आप कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो एक्सरसाइज वगैरह और वेट लूज हो जाए, तो सबसे पहले ज़रूरी है रिपोर्ट कराओ। खुश एब्सोल्युटली. होने के बदले पहले रिपोर्ट कराओ कि इसका क्या कारण है। क्या कारण है, वेरी ट्रू. अगर मुझे याद है अपने हेल्थ कोच प्रोग्राम, आई थिंक फर्स्ट बैच में आप थे. यस जो हमने किया था, आई थिंक 2022 में किया था. यस आज से 3 साल पहले हुआ था, और जून 2022, तब से लेकर अब तक आपकी बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी रही है. इफ़ यू अलाउ मी टू शेयर, आई विल शेयर कि आपने कितना बड़ा बिजनेस बिल्ड किया है. आपने 50 लाख से ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया है हेल्थ कोचिंग के बाद, और मतलब शायद ही कोई होगा, बहुत कम लोग होंगे जो इतना बड़ा बिजनेस एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेस वुमन आप कर रहे हैं. एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू. तो आपकी जो वो 3 साल की जर्नी है, अभी भी हम कनेक्टेड है, इनर सर्कल में आप है अभी भी. तो इफ़ यू कैन शेयर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हेल्थ कोच प्रोग्राम का, उसके बाद का. सबसे पहले तो मैं ये जो क्रेडिट है ना वो आपको और सर को देना चाहूँगी. मतलब जब से आप लोगों से जुड़े हैं तो काफ़ी बदलाव आया है. सबसे पहला बदलाव माइंडसेट पूरा चेंज हो गया है. राइट. मतलब जैसे शुरू में कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ कर सकते हैं या करना चाहिए. कर रहे हैं तो ठीक है, कर रहे हैं ऐसा था. तो वो शिफ्ट आया है. दूसरा जो मैं पहले भी कर रही थी, ये योग ट्रेनिंग दे रही थी, पर अगेन उसके जो मेरे काम में है बहुत बदलाव आया है. जैसे पहले नॉर्मली करते थे तो कर रहे हैं, क्लास में आता जो है रूटीन तो में बाकी सारे रूटीन में, लोग हाँ करते हैं. रूटीन में काम है तो कर रहे हैं. पर अभी क्या कि पूरा शिफ्ट कर दिया है कि वैल्यू देना है, चेंज लाना है, कुछ नया नया करना है. उसकी वजह से पूरा जो बिजनेस माइंडसेट होता है वो भी थोड़ा आया है, और उसमें वो भी शिफ्ट आया है, तो उसकी वजह से ग्रोथ बहुत हुआ है. कि जो पहले जैसा मैं जो अर्निंग थी वो अभी ऐसा कह सकती हूँ कि 4 से 5 गुना बढ़ गया है मंथली. क्या बात है. और आपके घर में सभी मैं मिली हूँ कुछ लोगों को, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं आपको. सबका सपोर्ट है, सबका. आई एम रियली ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड कि घर में मेरे हस्बैंड का पूरा सपोर्ट है. मेरी बेटी भी पूरा साथ देती है, और बाकी के जो मेरे फैमिली मेम्बर है वो भी, जैसे सास ससुर का भी कहूँ, देवरानी का भी कहूँ, सबका साथ है. क्योंकि उन लोगों का साथ कैसे मिलता है कि अगर मैं कहीं पे बिजी हूँ तो कोई फैमिली फंक्शन में भी अगर नहीं जा पाती हूँ तो वो लोग मैनेज कर लेते हैं. तो वो सब मतलब सबका सपोर्ट है. सो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट. અને शुरुआत आपसे हुई, आपसे मिलके ये बदलाव आया है. एब्सोल्युटली. और आप बहुत कंसिस्टेंटली एक्शन लेते हैं. मैंने तब से देखा है कि आप अपने सोशल मीडिया हो या कोचिंग देना हो, कांस्टेंट बेसिस के ऊपर उतार चढ़ाव में आप कभी रुकते नहीं हैं. यू आर कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग. दैट्स द बेस्ट पार्ट. और जो भी लोग हैं, जो लोग सुन रहे हैं, मे बी वो हाउसवाइफ होंगे, मे बी वो बिजनेसमैन होंगे, कोई स्टूडेंट होंगे, कोई योगा टीचर होंगे, आप उनको जो सोच रहे हैं हेल्थ कोच बनने के बारे में, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? डेफिनेटली करना ही चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा शिफ्ट आता है सबसे पहले. और जो भी आप कर रहे हो, अगर आपको पक्का पता है कि आपको इसी फील्ड में कुछ ना कुछ करना है, तो हेल्थ कोच डेफिनेटली कीजिए. तो वो आपको एक नया ही बदलाव देगा. और दूसरा कि कंसिस्टेंसी सब में रखनी ही है. अगर आप यहाँ शुरुआत करते हो तो जो भी डिसीजन लेते हो, जो भी एक्शन लेते हो, उसको रोज करना है. क्योंकि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के बगैर कभी रिजल्ट मिलता ही नहीं है. कितना भी सीख लो, कितना भी कर लो, अप्लाई नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं मिलने वाला. हेल्थ में भी ऐसा है, कितना भी सीख लो, पर अगर आप उसको अप्लाई नहीं करोगे, फॉलो नहीं करोगे, तो आपको कभी भी रिजल्ट नहीं मिलेगा. तो सबको मैं कहूँगी कि अगर आप हेल्थ कोचिंग के बारे में सोच रहे हो तो डेफिनेटली गो फॉर इट. क्योंकि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें बहुत सारे एक साथ बदलाव आते हैं.
ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और आप एक बहुत बड़ा लाइव एग्जाम्पल है, और आपकी स्टोरी से मैं बहुत सारे लोगों को इंस्पायर भी करती रहती हूँ, ताकि उनको भी पता चले कि आप योगा टीचर हो तो बस एक तरह के क्लासेस लेना नहीं है, आप बहुत बड़ा कर सकते हो, बहुत आगे जा सकते हो, दुनिया को बदल सकते हो। आपने जो भी बताया डायबिटीज़ को लेकर, अगर उनको आप टाइमलाइन देना चाहें कि कितने समय में उनका डायबिटीज़ रिवर्स हो सकता है, तो वो क्या होगा? अगर अच्छी तरह सब फॉलो कर ले हम्म। तो 3 महीने में रिजल्ट मिलना पक्का है। ब्यूटीफुल। अ, किसी को बहुत ज़्यादा समय से है तो थोड़ा टाइम में भी ज़्यादा हो सकता है, 6 महीने या 9 महीने। हम्म। बट अगर फूड पे मूवमेंट, स्लीप और इमोशनल मैनेजमेंट, जो स्ट्रेस है उसके ऊपर अगर काम कर देते हम्म। हैं तो 3 से 6 महीने में हो जाता है। हो जाएगा। हाँ, ब्यूटीफुल। आखिरी में अगर आप कोई मैसेज देना चाहे सभी को, तो वो क्या होगा? जो भी हम लाइफ में जानते हैं वो इनफ नहीं है। हम्म। कुछ भी, वो हेल्थ के बारे में हो, वो कोई भी नॉलेज हो, लोगों को आजकल क्या हो गया है कि नॉलेज हम्म। बहुत है, हम्म। लोग लेते ही रहते हैं, कांस्टेंट लेते रहते हैं, पर उसमें से एक भी चीज़ को अप्लाई नहीं करते। और वो जब अप्लाई नहीं करते तो कुछ रिजल्ट नहीं मिलता। रिजल्ट नहीं मिलता तो फिर ब्लेम करते हैं कि क्या मतलब। हम्म। पर आपको अगर रिजल्ट चाहिए तो आपको काम करना पड़ेगा, हम्म। वो हेल्थ हो या कोई भी दूसरा फील्ड हो। तो एब्सोल्युटली। यही कहूँगी कि डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी से अगर आप अपनी हेल्थ पे काम करोगे तो आपको 100% एक ऐसी हेल्थ मिलेगी जिसमें आपको लाइफ टाइम कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आउटस्टैंडिंग। थैंक यू सो मच पन्ना जी, आपने इतना खूबसूरत तरीके से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी, और होपफुली जल्द ही वापस मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई एम श्योर आपने कुछ ना कुछ नोट्स बनाई होगी, लिखा होगा कि आज से आप क्या बदलाव करने वाले हैं। मुझे फटाफट से कमेंट में लिख के बताइएगा कि कौन से बदलाव हैं जो आप शुरू कर रहे हैं। पूरा पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? डू शेयर योर फीडबैक। मैं और मेरी पूरी टीम ये पढ़ते हैं, और अगर कोई भी सवाल है तो भी डाल दीजिएगा। वी विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड एज मच एज वी कैन। और क्या सुनना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, वो भी ज़रूर लिख दीजिएगा। मेक श्योर आप अकेले एंजॉय ना करें इस पॉडकास्ट को, मैक्सिमम लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई, प्रेजेंटेड बाय आरएचएन सप्लीमेंट्स में। जब तक मिले तब तक याद रखिए, अगर हेल्थ है तो सब है।